हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास के साइंस का अनसॉल्व पेपर सन 2023 और सेट नंबर 7 824 ईपी। ठीक है, तो इनमें जो क्वेश्चन है ये दिखा रहे हैं हम आपके लिए। इन सबके सोल्यूशन हमने एक नोट्स पे लिख रखे हैं, वो आपके लिए अभी नोट्स दिखाने वाले हैं और समझाएंगे भी। जैसे इसमें क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर जो खंड खा का है CH3CH2OH, इसका यूपीसी नाम होगा तो इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा एथेनॉल। क्योंकि दो कार्बन आ रहा है यहाँ पर, देखो तो एक और दो, दो को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, तो एथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। तो ऐसे ही निम्न में से कौन सी दहन अभिक्रिया है? निम्न में से कौन सी दहन अभिक्रिया है? तो दहन का मतलब इसमें ऊष्मा निकलती है, तो भाई इसमें ऊष्मा निकल रही है, देखो तो ये दहन अभिक्रिया हो गई है ना। तो ये सारे आंसर हमने जो है नोट्स पे लिख रखे हैं, वो आपको अभी हम दिखाने जा रहे हैं नोट्स के आंसर। ठीक है, तो फटाफट नोट्स देख लेते हैं। नोट्स पे हमारे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो मैंने अभी बताया था एथेनॉल, तो ये आंसर रहा। और साथ में क्वेश्चन था उसमें ये देखो ऊष्मा प्राप्त हो रही थी बेटा, ये वाला आंसर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? तो देखो बेटा, वर्ग में जो ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु का साइज लगातार बढ़ता है ना। तो समूह में नीचे जाने पर नया कोष जोड़ता जाता है, जिसके कारण क्या होता है? परमाणु का साइज बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 हाफ H2O, ये वाला डी वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, अगला है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, सबको पता है। एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह होता है CHO, क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप में होता है CHO, ये होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, तो ये वाला हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले चलते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं खंड बा, मतलब केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं अभी। जो केमिस्ट्री सभी सेट लग जाएंगे, फिर हम फिजिक्स के सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित को उदाहरण द्वारा समझाइए। किसे किसे समझाना है? पहला, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है? देखो हमारे दैनिक जीवन में भैया पीएच का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे मानव के लिए बता रहे हैं हम, हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सभी क्रियाएं लगभग पीएच का जो रेंज होता है 7.0 से 7.8 के बीच सभी क्रियाएं लगभग हमारे शरीर की होती हैं। यदि पीएच का मान इस रेंज से ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारा जीवन संभव नहीं है। अगला देखते हैं, ऊष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्माएं भी निकलती हैं, ऊष्मा छिपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ उत्पाद तो बन रहा है लेकिन ऊष्मा भी निकल रही है, तो ये क्या कहलाएंगी? ऊष्मा छिपी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अब हम देखते हैं, एथेनोइक अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हमें लिखना है बेटा। रासायनिक गुणधर्मों के बारे में दो एथेनॉल अल्कोहल के दो रासायनिक गुणधर्म लिखने हैं। ठीक है, समीकरण लिखने हैं। तो पहला हम देखते हैं एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण हम देखते हैं। दो पहला गुण देखते हैं, जब एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तब एस्टर बनता है। ये एथेनोइक एसिड है, एथिल अल्कोहल से क्रिया करा रहे हैं तो ये क्या बन गया? एस्टर बन जाता है। ठीक है ना, तो ये कैसे बनता है देखेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखो ये लिखा हुआ है CH3COOH प्लस, इसको हम लिख दें HOC2H5, ये एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये चीज़ मैंने ये यहाँ लिखी हुई है, मैंने ऊपर यहाँ लिख दी। ठीक है, अब क्या काम करते हैं बेटा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्या निकल जाता है? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो देखो क्या बचता है? तो बचता है CH3COOC2H5, ये हो कहलाता है एस्टर। ठीक है, तो ये चीज़ बचती है, तो यहाँ -H2 को लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया ये रिएक्शन। अगला देखते हैं, रिएक्शन नंबर 2। जब एसिटिक एसिड की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तब मेथिल एमीन प्राप्त होता है। ये एसिटिक एसिड है, ये हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो कैसे कैसे क्या क्या ये निकलता है यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो समझ में आ जाएगा उम्मीद है। यहाँ से क्या होता है बेटा, यहाँ से CO2 निकल जाता है, ये CO2 निकल गया। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। यहाँ से N2,3H को हम लिख सकते हैं N2NH लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो N2 भी निकल गया, N2 निकल गया, बचा क्या? NH बचा। तो CH3 एक H ये है, NH ये है, तो NH2, CH3NH2 मैथिल एमीन कहते हैं इसको। ठीक है, कहते हैं इसको मैथिल एमीन। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी प्रजाति है, ये चीज़ प्राप्त होती है, इसको बोलते हैं हम सिमिट अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लेना जरूर। निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे? रासायनिक समीकरण दीजिए। बेकिंग सोडा से धोने वाला सोडा हमें प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करना है? तो जब सोडियम कार्बोनेट को डेकाहाइड्रेट के साथ गर्म करते हैं तो हमारे लिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है, धोने वाला सोडा प्राप्त हो जाता है। ये आपकी समीकरण हो गई।
जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करना है तो क्या काम करेंगे, जिप्सम है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो अब हमें जल के अणु ये निकल जाते हैं, तो यह प्राप्त होता है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। थोड़ा सा गलत लिख गया ये होगा हाफ CaSO4, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 373 केल्विन। तो इस प्रकार हमारे लिए ये प्राप्त होता है POP। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। साबुन का निर्मलीकरण क्या है, यह सफाई प्रक्रिया क्या है, निस्तापन भर्जन किसे कहते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो साबुन की निर्मलन प्रक्रिया या फिर सफाई प्रक्रिया क्या होती है। साबुन के, मैं आपको बता दूं, साबुन की सफाई प्रक्रिया को ही निर्मलीकरण अभिक्रिया कहते हैं, निर्मलन प्रक्रिया कहते हैं, है ना। तो साबुन के एक अणु का सूत्र क्या होता है बेटा, RCONA या C17H में तो CONA होता है। तो साबुन के इसमें दो भाग होते हैं, ठीक है। पहला भाग जो होता है वो होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। देख लेंगे बेटा, पहला भाग देखो ये क्या है, पॉजिटिव है, ये दूसरा क्या है, ठीक है। तो ये भाग एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। जो इसका ऋणाभिषिक्त भाग होता है ये अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा पाया जाता है, ये आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। तो ये जो ऋणात्मक भाग होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, ये गंदगी से नहीं होती है, और जो इसका हेड होता है ये जल से नहीं होता है, वाटर से प्यार करता है। साबुन के एक अणु की संरचना है ये, ठीक है। अब होता है क्या बेटा, जैसे ही हम इसको देखो होता है क्या, समझने का प्रयास करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। चलो देखो, ऐसा है कि ये देखो, ये साबुन का हाइड्रोकार्बन की चैन का मैं सूत्र बना रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है। ये नेगेटिव होता है और ये कैसा होता है, ये नेगेटिव होता है और ये हाइड्रोकार्बन चैन होता है। अब गंदगी में फंस जाता है, ये गंदगी है, गंदगी में हम साबुन डालते हैं तो क्या होता है, पूंछ हमारी जो पुच्छ है, ये पुच्छ कहलाती है बेटा, ये जो नीचे पीछे वाला सर्कल कहलाता है, ये पुच्छ कहलाता है, ठीक है ना। ये फंस जाता है गंदगी में, और जब गंदगी में फंस जाता है तो होता है क्या कि देखो, गंदगी में फंस जाता है ये पुच्छ वाला सराई ऐसे करके, तो क्या होता है, गंदगी टूट जाती है। इस प्रकार जो संरचना बन के आती है उसको क्या बोलते हैं, मिसाइल कहते हैं बेटा, इसको मिसाइल कहते हैं। गंदगी टूट जाती है और कपड़े हमारे साफ हो जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है, साबुन के एक अणु की संरचना में दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की चैन होती है जिसे पुच्छ कहते हैं, और जो गंदगी स्नेही होती है। दूसरा भाग हेड होता है जो जल स्नेही होता है, जल से प्यार करता है ना। जब कपड़े की सफाई करने के लिए साबुन को पानी में डालते हैं तो साबुन के अणुओं की पुच्छ गंदगी या मैल में फंस जाती है, और साबुन का हेड जल की तरफ रहता है। इस प्रकार क्या होता है, कपड़े हमारे साफ हो जाते हैं, मैल का कण यहाँ से टूट जाता है, ये मिसाइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हम बात करते हैं निस्तापन क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे, ये है कार्बोनेट। जब धातु कार्बोनेट के अयस्क को बिना जल की जब धातु कार्बोनेट अयस्क को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बोलते हैं, निस्तापन कहते हैं, है ना। तो इसके दो डेफिनेशन लिखा हुआ है। जब कार्बोनेट अयस्क को बिना पिघलाए वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तब इस पर क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो यहाँ पर ये निस्तापन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है और रिएक्शन भी लिखी हुई है। भर्जन क्या होती है, जब जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ लेना अच्छे से आप लोग। अगला है धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। जब धातुओं को सक्रियता के घटते हुए क्रम में लगाया जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो ये धातु की सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम है, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरी सीरीज को आप देख लीजिए कैसी ये सीरीज है, देखो ध्यान से देखो, आप इसको नोट कर लेना, धातु की सक्रियता श्रेणी। आगे बढ़ते हैं, संकलन अभिक्रिया क्या होती है बेटा, ठीक है। तो ये देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो CH3 प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं संकलन अभिक्रिया या योग्य अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण, इसी को हम कहते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर रट्टा मार लेना, कुछ जरूर याद कर लेना बेटा, समझ लेना, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखी है। तो मैं आपको बता दूं, आधुनिक आवर्त सारणी पर सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनाबार या सिंदूर, ठीक है, सेनाबार से मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सेनाबार का मतलब क्या होता है, सिंदूर HGS से हमें मरकरी प्राप्त करना है। तो समीकरण क्या है, HGS और ऑक्सीजन के साथ इसको भर्जन कराएंगे तो हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या था, सेनाबार या सिंदूर HGS से मरकरी या पारा प्राप्त करने का अयस्क लिखिए। तो बेटा ये HGO है, ये अयस्क ही है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो सेट 7 था उसके केमिस्ट्री के पार्ट को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। वीडियो अच्छे कर दिया लाइक, प्यार सा कुछ कमेंट, और फिजिक्स की आपको वीडियो जल्दी से चाहिए तो जल्दी कमेंट कीजिए, फिर हम फिजिक्स का इसका स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।